डीप फ्रीज में सबसे आने वाली जो दिक्कत हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, वो ये हो रही है कि ऊपर की जो लाइनें हैं वो ठंडी हो रही है, बट नीचे की जो डाउन पार्ट है वो बिल्कुल ही कूलिंग नहीं हो रही। मतलब नीचे की साइड जो लाइन है वो चिल्ड नहीं हो रही है, ना ही आइस जम रही है उसमें, ठीक है, बर्फ भी नहीं जम रही है, ये दिक्कत आ रही है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो कंडीशन है इसमें भी यही दिक्कत है, सेम फॉल्ट है कि नीचे की तरफ बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही, ऊपर की तरफ जो लाइनें हैं कुछ वो है जो ठंडी हो रही है और वहाँ पे आइस भी आ रही है, बट डाउन पार्ट में बिल्कुल ही कूलिंग नहीं हो रही है डाउन साइड। तो ये जो है मतलब कंप्रेसर की सक्शन लाइन है, यहाँ पे क्या होता है अगर हम इसको पंपिंग चेक करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर 400 या 500 पीएसआई है या फिर 300 पीएसआई, तो उस कंडीशन में कंप्रेसर आपका ख़राब है और उसकी पावर कम है, उसमें 500 पीएसआई होना चाहिए। अच्छा, पंपिंग चेक करते हो यहाँ से धुआं टाइप आता है इस वाली लाइन से, तब भी कंप्रेसर आपका फॉल्टी है। तो अच्छा, एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, यहाँ पे क्या है, ये डिस्चार्ज लाइन है, अगर यहाँ से आप फ्लैशिंग करेंगे, कभी कभी सिस्टम चोक होता है, तो यहाँ से अभी फ़िलहाल मैं इसमें सोल्डिंग कर रखा है क्योंकि हमने इसको चेक कर लिया, ठीक है। यहाँ से अगर फ्लैशिंग करते हैं, ऑयल बहुत ज़्यादा आता है इस कंडीशन में, तो आपका जो है उसको प्रॉपर तरीके से इसको नीट एंड क्लीन कर लें, जो भी है इसको अच्छे से फ्लैश कर लें नाइट्रोजन की मदद से, या फिर आप कंप्रेसर चला के भी कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ऑयल है तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसको नाइट्रोजन का यूज़ करेंगे। जैसे कि आपका ड्रायर में नमी है तो वहाँ पर आपका सिस्टम चोक है, या फिर आपका अदरवाइज कैपिलरी ट्यूब में नमी है तो वहाँ पर भी सिस्टम चोक रहता है। ये कैपिलरी ट्यूब पे आइस आती है तो उसका एक रीज़न और भी रहता है कि आपके कंप्रेसर की पंपिंग डाउन होती है, इससे भी आप क्लियर कर सकते हैं। अगर नॉर्मल नमी है तो आपका सिस्टम चोक है, तो ड्रायर हो या फिर कैपिलरी ट्यूब हो, यहाँ पर नमी आती है तो इस कंडीशन में आपका जो सिस्टम है वो चोक है कहीं ना कहीं, तो इसी वजह से वहाँ पे कूलिंग नीचे नहीं हो पाती। एक रीज़न ये रहता है, तो आप उसको बारी बारी से चेक कर लें। अच्छा, यहाँ से जो है आपका सक्शन लाइन से जो धुआं टाइप आता है एकदम जो है आपका निकलता है, तो उस कंडीशन में आपका क्या होता है, सिंपली आपका कंप्रेसर ख़राब होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर आपका सिस्टम बहुत चौक है, अंदर की लाइन चौक है, तो आप कैपिलरी ट्यूब में और इसके सक्शन वाला जो पाइप है यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर पिन मार लगा के उसके बाद नाइट्रोजन से स्प्लैश कर सकते हैं। कैपिलरी ट्यूब है, ट्रेड से आप कट कर लें, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से कट करनी है, बट यहाँ पे जो है सक्शन वाली अंदर वाली लाइन है ये, तो ये जो है यहाँ पे पिन वाल लगा लें। बाकी जो है आपका कैपिलरी ट्यूब जहाँ से हम जो है इसमें ड्रायर में कनेक्ट करते हैं, वहाँ से कैपिलरी ट्यूब को कट कर लेंगे। तो वहाँ से क्या होगा, नाइट्रोजन का आप सिलेंडर लेंगे और उसके बाद जो है नाइट्रोजन सिलेंडर लेके यहाँ पे पिनवाल लगा के ये इस तरह के पिनवाल लगाएंगे, और पिनवाल लगाने के बाद जो होगा आपका कैपिलरी ट्यूब में जितने भी ऑयल होगा सारा वहाँ से फ्लैश करेंगे, सब ऑयल अंदर का पूरी कॉइल का जो इसके अंदर पूरा जाल बिछा होता है, वहाँ पे क्या होता है, जो भी लाइनें होती है सारी नीट एंड क्लीन हो जाएंगी। बट आपको नाइट्रोजन का यूज़ करना है, यहाँ से कैपिलरी ट्यूब कट कर लेनी है और ड्रायर भी चेंज कर लेना है। अगर आपका सिस्टम चोक है, बहुत ज़्यादा नीचे कूलिंग नहीं हो रही, तो यही रीज़न है, उसका अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल जमा हो जाता है, बहुत ज़्यादा तेल जमा हो जाता है, इसी वजह से ये दिक्कत आती है। अच्छा, ऑयल जो जमा होता है उसका भी एक रीज़न होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका कंप्रेसर जो होता है वो डिस्चार्ज लाइन से गैस के साथ जो होता है आपका ऑयल भी जाता है, तब ऑयल चलता रहता है, उस कंडीशन में कंप्रेसर आपका ख़राब होता है, तो उसको आप रिप्लेस कर दें अगर डिस्चार्ज लाइन से आपका ऑयल जा रहा है तब। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ, यहाँ से हम फ्लैशिंग करके दिखाते हैं, मतलब इससे पहले जो कंप्रेसर था हम वो उसकी फ्लैशिंग करके दिखाते हैं कि मतलब उसमें ऑयल तो नहीं है या फिर इसकी पंपिंग तो डाउन नहीं। तो अभी फ़िलहाल हमने क्या इसको होल्ड करके रखा है, तो होल्ड करने के बाद क्या होगा, आपको हम क्लियर कर देंगे ये चीज़ कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम रहती है या क्या नहीं रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा ना के बराबर आ रहा है, तो इसी वजह से क्या है, नीचे मतलब कैपिलरी ट्यूब में बहुत ज़्यादा आइस आ रही थी, इसकी पंपिंग डाउन थी, इसका हीटिंग कंडेंसर भी 2-3 लाइन उठ रही थी और बाकी हीट नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन में आप क्लियर कर सकते हैं कंप्रेसर की जो पावर है 500 PSI होना चाहिए, वो वहाँ पे 250 या 300 है, इसलिए वहाँ पे प्रेशर नहीं आ रहा, इसी वजह से वो जो है नीचे तक कूलिंग नहीं हो पा रही है। तो एक तो रीज़न, दूसरा जो रीज़न है वो ये रहता है कि कंप्रेसर की अगर पंपिंग डाउन होती तब भी कूलिंग नहीं होगी। तो यहाँ से बिल्कुल ही ना के बराबर प्रेशर और बिल्कुल ही प्रेशर ही नहीं आ रहा है, काफ़ी देर तक मतलब होल्ड रखते हैं फिर भी वहाँ पे प्रेशर जिस तरीके से आना चाहिए उस तरीके से प्रेशर नहीं आ पा रहा है। तो जो हम इस तरीके से हम प्रेशर को होल्ड करके देखेंगे तो उसमें क्या है, आपका सक्शन वाला ट्यूब जो है वो कट होना चाहिए, प्लस आपकी चार्जिंग लाइन पे जहाँ पे जो होता है पिन लगी होती है उसको भी निकाल दें, जिससे कि प्रेशर एकदम प्रॉपर आना चाहिए, दोनों तरफ से सक करे, उसके बाद जो है जब ऑट करे तो आपको उसका प्रेशर नज़र आ जाए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑयल भी आ रहा है, मतलब इसमें जो है ऑयल भी आ रहा है। तो फिलहाल हमें सिंपली इस तरीके से हमें चेक कर लेना, होल्ड कर लेना। एक तरीका ये वाकई आप गेज मीटर लगा के 500 PSI चेक कर सकते हैं, वो वीडियो लिस्ट में जाके आप प्रैक्टिकली वीडियो देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो वहाँ जाएँ और उसको देख लें। तो फिलहाल यहाँ पे जो है इसका प्रेशर हमने काफ़ी देर तक होल्ड रखा है, फिर भी प्रेशर जिस तरीके से आना चाहिए उस तरीके से इसका जो प्रेशर है वो नहीं आ रहा है, क्योंकि कंप्रेसर की पावर कम हो गई। कंप्रेसर की जो मतलब पावर होती है गैस को सर्कुलेट करने की, वो
कम हो गई, वहाँ पे क्या है 500 PSI होना चाहिए, बट आपकी ये है 250 या 300 रह गई। तो इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं। दोनों मैंने ऑप्शन दे दिए। तो यहाँ पे क्या है बिल्कुल ही प्रेशर नहीं आ रहा है। अभी क्या है हम सिंपली इसको क्या करेंगे, इस कंप्रेसर को हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। जब हम रिप्लेस कर देंगे उसके बाद जो है दूसरा कंप्रेसर इसमें लगाएंगे और फिर देखेंगे क्या दिक्कत है। यहाँ पे ब्लैक भी आ रहा है और ऑयल भी आ रहा है। इस तरीके की मतलब 2 दिक्कतें हैं। एक तो इसमें सिस्टम भी चोक है, प्लस हमारा जो है कंप्रेसर की पावर भी कम है। तो फिलहाल हमारे पास एक जो है सेकेंड हैंड कंप्रेसर और है, हम उसको जो है इसमें इंस्टॉल करेंगे। फिलहाल कंप्रेसर आप देख लें, ये जो कंप्रेसर है इस तरीके, ठीक है। आपको ये 500 PSI मतलब 500 लीटर का ये रेफ्रिजरेटर है। तो ये जो कंप्रेसर है आप भी देख लें, अगर आपके पास कोई सेकंड हैंड कंप्रेसर तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और पहले उसको चेक कर लें कि 500 PSI इसमें प्रेशर है नहीं, या फिर आपका एम्पेयर ठीक ले रहा है नहीं। मतलब डीप फ्रिज जो होते हैं 2 एम्पेयर या फिर 1.5 एम्पेयर लेता है। नॉर्मल जो हमारा फ्रिज होता है वो 1 एम्पेयर लेता है। अभी फ़िलहाल हमने सारा कुछ वर्क कर दिया एकदम प्रॉपर तरीके से, सब फ्लैशिंग वगैरह करके इसका सोल्डिंग करके, और उसके बाद क्या है हम इसको जो है इसमें R134 रेफ्रिजरेंट है। फिलहाल यहाँ पे स्टिकर में क्लियर नहीं हो पा रहा है, बट यहाँ पर R134 रेफ्रिजरेंट है, ठीक है। R134 रेफ्रिजरेंट का जो स्टैंडिंग प्रेशर रहेगा 85 से 95 PSI रहेगा, और रनिंग प्रेशर रहेगा 12 से 15 PSI। इतना ही आपको रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। अगर ज़्यादा रखेंगे तो कंप्रेसर आपका ट्रिप होकर बंद हो सकता है। तो फिलहाल हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम हमने ऑलरेडी कर रखा है। अभी फिलहाल हम इसमें जो है स्टैंडिंग में गैस रिलीज़ करके उसके बाद जो है रनिंग में चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे जो है आप फ्लोरोन का कैन लें, और R134 ये फिलहाल गैस 0 लेवल से होती है, तो इसकी जो कूलिंग की परफॉर्मेंस होती है वो बेटर होती है। तो फिलहाल इसका स्टैंडिंग प्रेशर मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 85 से 95 PSI रखना है, और रनिंग प्रेशर आप रखेंगे 12 से 15 PSI। तो फिलहाल अभी हम इसको क्या है स्टैंडिंग में चार्ज करते हैं। फिलहाल हमने वैक्यूम कर दिया। अभी क्या है आप जब इसको गैस को चार्ज करेंगे, गैस को मतलब चार्ज करेंगे, तो उस समय क्या होगा, आपका वैक्यूम पहले ही होना चाहिए। मतलब वैक्यूम अच्छे से कर लें। यहाँ से थोड़ी सी गैस को हम रिलीज़ कर दें, जो भी एयर है चार्जिंग लाइन में वो सारी ऑट हो जाए। उसके बाद स्टैंडिंग हमने थोड़ी गैस रिलीज़ करी है, और उसके बाद जो है 50 PSI आप स्टैंडिंग में छोड़ सकते हैं, या फिर 15-20 PSI भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। और उसके बाद जो है रनिंग में गैस को चार्ज करते हैं। तो फिलहाल हमने क्या है अभी यहाँ पे रेफ्रिजरेटर ऑन कर लेना, और उसके बाद जो है आपको दिखाना है रनिंग में कि कितने PSI इसका कहाँ तक आ गया रनिंग प्रेशर। तो कभी भी अगर आपका सिस्टम जो है अगर नीचे कूलिंग नहीं कर रहा है तो 2 ही रीजन होते हैं, या फिर कंप्रेसर की पावर कम है या फिर सिस्टम चोक है। तो यहाँ पे क्या है इसमें जो इसका रनिंग प्रेशर है वो नीचे आ रहा है, वो देखते हैं कि कितने PSI तक ये आता है। फिर उसके बाद जो है ऐसे ऐसे हम गैस को रिलीज़ करेंगे। पहले हम देख लेंगे ये कहाँ तक आ रहा है। एकदम आपको गैस को बहुत ज़्यादा रिलीज़ नहीं करना, उस कंडीशन में क्या होगा आपका कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा, ये दिक्कत रहेगी। तो कभी भी गैस को चार्ज करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता गैस को चार्ज करेंगे, या फिर आप वेट के अकॉर्डिंग चार्ज कर सकते हैं कि उसमें कितने ग्राम लिखी है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है हमने 12 से 15 PSI ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। फिर उसके बाद जो है आपको हीटिंग करने से देख लेना है कि हीट हो रहा है या फिर नहीं, ये चीज़ में आपको नोट करनी है, जिससे कि आपको क्लियर नज़र आ जाए कि वहाँ पे अगर हीट होता है अच्छे से तो उससे भी आपकी कूलिंग की परफॉर्मेंस अंदर अच्छी होगी। तो फिलहाल हमने क्या है यहाँ पर इसकी जो लाइन है वो अच्छे से हीट हो रही है, जिस तरीके से हीट होना चाहिए, और इसके जो यू बैंड है वो भी अच्छे से हीट हो रहे हैं, ठीक है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता हीट हो रहे हैं। बाकी जो है 15-20 मिनट आप चलाएँगे तो उसके बाद अच्छे से हीट होने लगे। यहाँ पे हीटिंग भी ऑट हो रही है। तो फिलहाल यहाँ पर एकदम प्रॉपर हीट हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, अगर नीचे कूलिंग नहीं होती है आपका फ़ैन स्पीड जो है वीक नहीं होना चाहिए, फ़ैन स्पीड बिल्कुल ही बंद नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मतलब फ़ैन को भी चेक कर लें, वरना कंप्रेसर आपका ऑन ऑफ होता रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पे इसका जो रनिंग प्रेशर है हमने लगभग 12 PSI रख दिया है। आप 15 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर फिलहाल मैं थोड़ा क्लियर करके दिखाता हूँ। इसमें जो है अभी 10 से 12 PSI है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा हम और रिलीज़ करेंगे, उसके बाद जो है एकदम प्रॉपर आ जाएगा। या फिर आप 5 मिनट होल्ड रखें जिससे रनिंग में चल लें, तो उसके बाद जो हल्की फुल्की सुई ऊपर आ जाएगी, तो 12 से 15 PSI हो जाएगा। बाकी इसकी जो एक लाइन होती है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या है कैपेसिटर पे कभी कभी आइस आ जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है आपकी गैस कम होती है, तब ये दिक्कत आती है। तो आप गैस को प्रॉपर रिलीज़ करेंगे, उसके बाद जो आइस है यहाँ से सारी मेल्ट हो जाएगी। अगर कैपेसिटर तक आइस आती है तो आपका उस कंडीशन में ही सिस्टम चोक होता है, या फिर आपका गैस कम होती है, तब यहाँ तक आइस आती है कैपेसिटर तक। तो इसका जो कैपेसिटर से ऊपर रहेगी आइस, वो भी बहुत ज़्यादा ना के बराबर रहेगी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मोटी परत जम जाएगी। तो उस कंडीशन में भी आपका जो फ्रिज है वो कूलिंग नहीं कर पाएगा, मतलब डी फ्रिज है वो नीचे कूलिंग नहीं कर पाएगा। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर नमी, ये सारी नमी चली जाना चाहिए, और उसके बाद जो है इसका जो
सक्शन वाला पाइप है वो भी आप देख लें कि चिल्ड हो रहा है या फिर नहीं। तो अभी फ़िलहाल क्या है, इसमें रनिंग में चला रहे हैं हम, और उसके यू बैंड है वो भी हीट हो रहे हैं अच्छे से, काफ़ी अच्छे हीट हो गए, मतलब जिस तरीके से हीट होना चाहिए, बाकी हाथ रखा नहीं जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो है आइस बिल्कुल ही मेल्ट हो जाना चाहिए, आहिस्ता सारी आइस जो है बिल्कुल आप देख रहे हैं यहाँ पर मेल्ट हो गई जो आइस थी, क्योंकि इसका जो है काफ़ी देर तक हमने चलने दिया। उसके बाद आपको दिखाया कि इसलिए कि नीचे अगर बहुत ज़्यादा कूलिंग आती है, मतलब बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमती है, एक एफडी पे बर्फ़ जमती है, तो उस कंडीशन में आपका सिस्टम चुक होता है, या फिर गैस कम होती है, या फिर पाइप कहीं से पंच होता है, ये दिक्कत आती है, तो उसको आप देख लें। बाकी नीचे तक इसके जो यू बैंड है वो अच्छे से हीट हो गए हैं, इसका ड्रायर जो है हल्का हल्का यहाँ पर हीट होना स्टार्ट हो गया है। तो फिलहाल हमने 15 PSI रनिंग प्रेशर रखा है। यहाँ पे सारी जो आइस थी, सारी जो बर्फ़ थी वो मेल्ट हो चुकी है और बहुत ना के बराबर रह जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सक्शन वाला पाइप है वो भी अच्छे से चिल्ड हो रहा है। तो उसके बाद जो है मैं ऊपर को आपको दिखाता हूँ कि इसका जो फ्रिज है, मतलब ऊपर से हम देखते हैं कि नीचे तक कूलिंग होना स्टार्ट हो गई या फिर नहीं, ये चीज़ भी हम क्लियर कर देते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने जो है इसमें अपने आप ही देख लिया है कि इसमें जो इसका डीप फ्रिज है, हम इसको डोर को ओपन करते हैं। डोर ओपन करने के बाद जो है हमने देखा यहाँ पर इसमें मतलब अच्छे से चिल्ड हो रहा है। फिर उसके बाद हमने एक वीडियो मंगाई 2-3 दिन के बाद, छोटी सी एक वीडियो है, वो क्लिप देख लें, आइस भी जमना स्टार्ट हो गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आइस इसके आ रही, मतलब साइडों से ये आइस भी आना स्टार्ट हो गई और कूलिंग भी प्रॉपर हो रही है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दें।